मेरे प्यारे साथियों, रेलवे एलपी एग्जाम 2026 आज है 13 फरवरी, और 13 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स के मेरे प्यारे साथियों 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज के शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्वेश्चन आया था, ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान बीरल के क्षेत्र में माध्यम का घनत्व और दाब कैसा होगा। जो मेरे प्यारे साथियों, अगर ध्वनि तरंग है और वो बीरल माध्यम में अगर वो गमन कर रही है तो उसका घनत्व के बारे में पूछा है और दबाव पूछा है। तो इसका राइट आंसर अगर आप घनत्व कम और दबाव ऊंच लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ध्वनि तरंगे संचरण वो करती है बीरल माध्यम में तो माध्यम का जो घनत्व होगा वो कम हो जाता है और दबाव जो होगा वो ऊंच हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य के बारे में पूछा था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक शुरू किए गए हैं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों राज्यों को उसके अकॉर्डिंग रख करके और मतलब साक्षर राज्य बनाया जा रहा है। तो उसमें पहला नहीं पूछा है, दूसरा भी नहीं पूछा है, बल्कि तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य पूछा है, जो कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% को जो है साक्षरता हासिल कर लिया है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों त्रिपुरा हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर इस शिफ्ट में आया है तो इससे बनने वाले क्वेश्चंस क्या-क्या होंगे। तो देखिए जैसा कि उल्लास आया है, तो उल्लास का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ देगा तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है। जी हाँ, उल्लास का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है, यानी समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। इसको हम लोग मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका अन्य नाम भी अगर आपसे पूछेगा कि उल्लास का अन्य नाम क्या होगा, तो देखिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इससे और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए मेरे प्यारे से तो तीसरा राज्य पूछा है नव भारत योजना, नव भारत उल्लास योजना से, ठीक है। तो पहला भी पूछ सकता है, तो पहला आप लोग याद रखिएगा कि मिजोरम। जी हाँ, ये कब हासिल किया है, तो उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता को हासिल करने वाला मिजोरम है, जो कि 20 मई 2025 को मेरे प्यारे साथियों इसने हासिल कर लिया था। उसके बाद इसमें अगर दूसरा राज्य पूछेगा तो गोवा को याद रखिएगा, ये मई और जून के महीने में ही 2025 में ही इसने भी हासिल कर लिया है उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता को। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए आज के क्वेश्चन यहीं से पूछे थे, उल्लास योजना के तहत 100% तीसरा राज्य पूछा था। तो मेरे प्यारे साथियों तीसरा राज्य जो होगा वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि जून 2025 में मेरे प्यारे साथियों इस योजना को कवर किया है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों मान लेते हैं कि अगर आपके जो है क्वेश्चन में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरीज के बारे में पूछा कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरेटरीज है पहला जो मेरे प्यारे साथियों उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता को हासिल किया है, तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख, जो कि जून 2024 में ही इसने उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता को हासिल कर लिया था। चौथा अगर मेरे प्यारे साथियों पूछ लेगा तो क्या आप बताइएगा, देखिए चौथा जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है। चौथा राज्य जो सितंबर 2025 में मेरे प्यारे साथियों उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता को हासिल करने वाला राज्य बना है। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला सब याद रखना है, इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना है। इन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों आएंगे। आखिर ये उल्लास योजना है क्या, ठीक है। उल्लास योजना मेरे प्यारे साथियों जिसको हम लोग नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसका अन्य नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी निरक्षर व्यक्ति हैं जो उनको इस कार्यक्रम के तहत साक्षर बनाना है। संख्यात्मक ज्ञान, उनको व्यवहारिक जीवन कौशल प्रदान करना है और उनको समाज में सशक्त बनाना है। तो इसके लिए उल्लास योजना का शुरुआत किया गया है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्वनि की गति सबसे अधिक की अगर बात करें तो ठोस में होगा। किस में होगा, ठोस में होगा, क्योंकि कण आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा कि ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकता है या नहीं, तो मेरे प्यारे साथियों ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है,
ठीक है, मैकेनिकल वेव है जिसे प्रसारित होने के लिए ठोस चाहिए, द्रव चाहिए या गैस, ये सब होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और उसको ना मीडियम एक होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ठोस, द्रव और गैस का मीडियम होना चाहिए, तब वो ध्वनि तरंग जो है वो आपकी यात्रा करेंगे निर्वात में। चूँकि निर्वात में कोई कण नहीं हो, कोई पार्टिकल ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो कंपन मतलब कंपन को आगे बढ़ा सके, ऐसा कोई मतलब निर्वात में है ही नहीं पार्टिकल जो कंपन को एक से आगे बढ़ा सके। इसलिए ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग निर्वात में असंभव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था विषमांगी मिश्रण का गुण क्या होता है? तो देखिए विषमांगी मिश्रण के गुण के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो विषमांगी मिश्रण होता क्या है? सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो विषमांगी मिश्रण यानी मेरे प्यारे साथियों वह मिश्रण होता है जिसके घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं और जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है, उसी को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों इसके गुण भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुण ही पूछा था। तो देखिए इसके बहुत सारे गुण आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे असमान संरचना, इसकी संरचना कोई फिक्स नहीं होती है, बल्कि एक असमान संरचना की होती है। घटक पूरे मिश्रण में असमान रूप से वितरित होते रहता है, मतलब चलते रहता है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर, निश्चित एक स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद दिखने वाली सीमाएं, मेरे प्यारे साथियों मिश्रण के घटकों के बीच स्पष्ट सीमा रेखा देखी जा सकती है, बॉर्डर लाइन दिखाई देती है विषमांगी मिश्रण में। तो इसके गुण हो गए मेरे प्यारे साथियों विषमांगी मिश्रण के। उसके बाद एक और आप गुण देखिए, इसमें और भौतिक पृथक्करण संभव है इसमें, यानी घटकों को छानकर या चुंबकीय विधि से अलग किया जा सकता है, इसीलिए ये सब के भौतिक गुण भी अलग हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। कणों का आकार मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे इसके कण जो होते हैं बड़े होते हैं, माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोमीटर में होते हैं और अक्सर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में टिंडल प्रभाव के बारे में पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, तो क्या बताइएगा? देखिए टिंडल प्रभाव यह कोलाइडी मिश्रण के रूप में टिंडल प्रभाव यानी प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में पूछ लीजिएगा, कोलाइडी विलियन ये सब पूछता है तो टिंडल प्रभाव भी आता है। देखिए मैंने यहाँ पूछ ही लिया है, क्या क्वेश्चन पूछा है? देखिए टिंडल प्रभाव किस मिश्रण में देखा जा सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों टिंडल प्रभाव किस मिश्रण में देखा जा सकता है? तो विषमांगी मिश्रण में ही देखा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कोलाइडी और निलंबन किस प्रकार के मिश्रण है, तो कोलाइडी और निलंबन मेरे प्यारे साथियों दोनों के दोनों विसमांगी मिश्रण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना है कि कोलाइडी विनियल एक विसमांगी मिश्रण है, जिसमें एक पदार्थ जो होते हैं दूसरे पदार्थ में अत्यंत सूक्ष्म कणों के साथ फैला होता है, और इन कणों का आकार मेरे प्यारे साथियों देखा जाए ना, तो इन कणों का आकार मेरे प्यारे साथियों जो होता है वो बहुत छोटा होता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश में फैल सकते हैं, कोलाइडी की मुख्य विशेषताओं के उदाहरण की अगर बात करें तो दूध आप लोग देखते होंगे, कोहरा देखते होंगे, बादल देखते होंगे, धुआं देखते होंगे, मक्खन देखते होंगे, पेंट देखते होंगे, जेली देखते होंगे, तो ये सब मेरे प्यारे साथियों जो है ना कोलाइडी के उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कोलाइडी आया है तो निलंबन भी देख लीजिए, सस्पेंशन क्या होता है? तो मतलब मेरे प्यारे साथियों प्राकृतिक एक अस्पष्ट विषमांगी मिश्रण है, ये जो होता है प्राकृतिक में एक असमांग मिश्रण होता है, इसकी प्राकृतिक होती है निलंबन की कि विषमांगी मिश्रण ही होता है। इसके कणों, निलंबन के कणों का आकार कैसे होते हैं? तो कणों का आकार जो होते हैं 100 nm से अधिक हो सकते हैं, तो ये आपके निलंबन होंगे, ठीक है। स्थिरता, तो देखिए निलंबन में ये अस्थिर होते हैं, यानी रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, तो इसको भी देख सकते हैं। छानना, तो इन्हें छानने की प्रक्रिया मेरे प्यारे साथियों अलग किया जा सकता है निलंबन को, ठीक है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, पानी, रेत का मिश्रण, चाक, ठीक है, चौक मतलब पानी का मिश्रण, ये सब मेरे प्यारे साथियों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो टॉपिक से पूछा है उसको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी बता दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है? निम्न में से कौन तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों उदाहरण पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको ना तरल फ्लूइड कनेक्टिव आपसे पूछा था, तो आखिर होता क्या है? देखिए तरल संयोजी उत्तक एक विशेष प्रकार का उत्तक मेरे प्यारे साथियों होता है, जिसमें कोशिकाएं एक तरल या सरल मतलब तरल जैसी अधात्री होती है, मतलब वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, ट्रिक्स फॉर्म में होती है, ठीक है, और यह शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तरल संयोजी, देखिए तरल मतलब लिक्विड टाइप का होता है और संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, तो लिक्विड टाइप का कोई होगा और वो जोड़ने वाला काम करेगा और पदार्थों के परिवहन करेगा और प्रतिरक्षा भी करेगा, तो ये चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं, एक टीसी बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।
लेकिन इसके उदाहरण मेरे प्यारे साथियों पूछा था। तो देखिए एक लिक्विड में आ जाएगा रक्त, तरल संयोजी ऊतक में क्या आ जाएगा, रक्त आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, एक लिम्फ आ जाए, लसिका आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरे प्यारे साथियों मुख्य रूप से ऑप्शंस में दिए हुए थे, जो कि ऑप्शन आपके जो भी होंगे इसको अगर आप लगाए होंगे तो बिल्कुल 100% आप श्योर रहिए कि आपका सही आंसर है, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक है तो इसको याद रखिएगा, रक्त और लसिका, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे प्यारे साथियों तरल संयोजी ऊतक के प्रकार भी हैं, तो जिसमें प्रकार आपको बताया ना उदाहरण में ब्लड, तो ब्लड क्या काम करता है, तो यह प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ से बना होता है मेरे प्यारे साथियों ब्लड, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती है यानी आरबीसीएस होता है, ठीक है। तो ये रक्त भी उसके उदाहरण होते हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं भी होती है इसमें, लाल रक्त को आरबीसी तो होवे करता है, उसके बाद श्वेत रक्त कोशिकाएं भी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स भी होता है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्टों का परिवहन करता है। तो इतना सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों आ गए थे। उसके बाद लसिका भी आपके जो है तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण है, तो लसिका को भी देख लीजिए। यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक में आता है, संयोजी ऊतक में आता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा कि श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, जी हाँ, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के शरीर के रक्षा तंत्र को संचालित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे थे और 100% क्वेश्चंस बन रहे थे, और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ से कवर करा दिया। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या था, यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक नेचर कैसा होगा। यानी यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से पीछे रखना है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अगर वक्रता केंद्र के पीछे ही रख रहे हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा ना, वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। मेरे प्यारे साथियों इसमें बहुत सारे कंडीशन रखे होते हैं, जैसे कि आपको इसमें 6 तरह के फिगर बनेंगे। कितने तरह के, 6 तरह के फिगर बनेंगे। देख लीजिए इसमें क्या क्या फिगर बन सकते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे यानी परे रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। उल्टा मेरे प्यारे साथी होते हैं, आकार में बहुत छोटा होते हैं, सिमिलर होते हैं, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनते हैं और फोकस पे बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्ट्स जुड़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और क्या फैक्ट्स जुड़ेंगे, वास्तविक और उल्टा प्रकृति किसका जान ही लिए, तो देखिए और क्या फैक्ट्स जुड़ सकते हैं इसके साथ। तो देखिए अनंत पर अगर हम रखते हैं अवतल दर्पण में किसी वस्तु को, एट इन्फिनिटी रखते हैं, तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और छोटा बनेगा, ठीक है, बिंदु के समान। वास्तविक और उल्टा बनेगा, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा बनने का। तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान रखना है। देखिए 6 टाइप्स के बनेंगे। अगर आप मेरे प्यारे साथियों वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, बियॉन्ड द सी रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और फोकस के बीच बनेगी, ठीक है। वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं आप ना, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, एट सी रख रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखिएगा ना तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। चौथा पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर आप किसी वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब मेरे प्यारे साथियों वक्रता केंद्र से परे बनेगा, यानी आवर्त मतलब पीछे बनेगा, और आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर फोकस पर रख रहे हैं किसी वस्तु को अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे हैं, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बहुत बड़ा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, और यह विशेष स्थिति में आपको सीधा और आभासी दिखाई देने के लिए मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये सब क्वेश्चंस बन रहे थे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आए करंट के। तो थीम मेरे प्यारे साथियों 2025 में मुखौटा के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। कितने जुलाई को, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ली जे मयांग याद रखिएगा, 21वें राष्ट्रपति बने हैं ली जे मयांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों देखिए करंट से एक क्वेश्चन क्या आया था, जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों ज्योति को दिया गया है और सुश्री अनुश्री को दिया गया है। तो अनु रानी और ज्योति दोनों को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। नहीं, तो ज्योति को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया और सुश्री अनु को भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया है। तो एथलेटिक्स वाला ही पूछा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है? तो ये आपके 6 लोगों को याद रखना है, 6 लोगों को दिया गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक 2025 का ही करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो 2025 में हार्टलैम्प पुस्तक के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुक प्राइज अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो भानु मुस्ताफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? भानु मुस्ताफ हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2025 में किस भारतीय एथलेटिक ने माउंटेन वेस्ट इंदौर ट्रेड एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शॉर्ट फुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कृष्णा जयशंकर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नोट जारी किए गए और जारी करने की घोषणा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये 50 रुपये के नोट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 50 रुपये के नोट। तो एक साल के भी करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या आया था, तो एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो CHO है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह है? CHO है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, न्यूरो में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों न्यूरो में केंद्रक जो होता है साइक्लोन और कोशिका के देह में होता है। कहाँ होता है? साइक्लोन या कोशिका के देह में होता है। ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ताप बढ़ाने पर घनत्व जो होता है वो घट जाता है। तो ताप बढ़ाने पर घनत्व क्या होगा? घट जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो मत्स्य पनडुब्बी जो है ना 6000 मीटर या 6 किलोमीटर तक में मतलब डिजाइन किया गया है, जो गहराई तक जा सकता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या पूछा, डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? अब सबसे पहले ना आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड का मेरे प्यारे साथियों निर्माण करता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किसके बराबर बल लगाना पड़ता है? तो संवेग के बराबर बल लगाना पड़ता है। ठीक है, किसी वस्तु को विराम में अवस्था में लाने के लिए किसके बराबर बल लगाना पड़ता है? तो संवेग के बराबर बल लगाना पड़ता है। उसके बाद मेरे प्यारे से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था द्वारा? तो मेरे प्यारे साथियों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मेरे प्यारे साथियों ये लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए उद्देश्य है शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रदूषण फैल चुके हैं शहरों में, तो उसको ना 2025-26 में कम भी करने का लक्ष्य रखा गया है, 40% तक इसको कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था 26 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी लोगों को पता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों भारत में हर साल 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में लद्दाख के उत्तरी कारगिल जिले में पर्वतीय चोटी पर पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने हरा दी थी, उसको धूल चटा दी थी। मेरे प्यारे साथियों अगर पूछ सकता है कि 2025 में कौन सा वर्षगांठ मनाया गया, तो 26वां मनाया गया, याद रखिएगा 26वां वर्षगांठ था 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या क्वेश्चन आया था, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, याद रखिएगा। ध्रुव मतलब देखिए इस तरह से अगर फिगर बन रहा है ना, तो ये ध्रुव ध्रुव हो गए, पोल हो गए, यहाँ पे पोल हो गए और यहाँ पे फोकस हो गए, यहाँ मान लीजिए फोकस है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकस दूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन कब किया? तो 9 जनवरी 2025 में किया है, 9 जनवरी 2025 में किया है, इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, पुनर्गठन वितरण मतलब अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा के सचिव बने हैं।
जो अध्यक्ष बने हुए हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे इस प्रमुख सदस्य मेरे प्यारे साथियों इसमें भाग लिए हैं। इसका आखिर उद्देश्य क्या था? तो देखिए, उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और उससे संबंधित नीतियों का निर्धारण करना। मेरे प्यारे साथियों, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांति अनुप्रयोग का विकास करना, और विकास के साथ-साथ मेरे प्यारे साथियों और आपको ध्यान रखना है कि देश में परमाणु खनिजों की खोज और उपयोग को विनियमित करना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरे प्यारे साथियों गुजरात के कहाँ पे 3.0 का उद्घाटन किए खेल महाकुंभ का? तो गुजरात के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स मैदान में राजकोट में मेरे प्यारे साथियों, इसको याद रखिएगा, राजकोट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 वाट मेरे प्यारे साथियों 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अब मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि वाट शक्ति का क्या है? एसआई यूनिट है। वाट जो है शक्ति का एसआई यूनिट है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब है कि किसी 1 वाट मतलब की दर से 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का उपयोग का स्थानांतरण कर रहा है। यानी 1 वाट की दर से 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का स्थानांतरण करना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो पावर किसके समानुपाती होगा? यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो धारा के समानुपाती होगा मेरे प्यारे साथियों पावर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए मीडिया कंपनी, देखिए क्वेश्चन आया था, मीडिया कंपनी मॉक इंटरनेशनल के संस्थापक, इंटरटेनमेंट के संस्थापक कौन है? तो विराट सेठ और इलाहाबादिया, याद रखिएगा, रणवीर इलाहाबादिया। रणवीर इलाहाबादिया तो मेरे प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डांट फटकार भी इनको लगाया गया था, कुछ गलत टिप्पणियां कर दिए थे जिसके कारण इनको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का बयान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए ऊंचाई नदी तल से कितना है? तो नदी तल से मेरे प्यारे साथियों 359 मीटर है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है, एफिल टावर से भी मेरे प्यारे साथियों ऊंचा है, और इसमें लगने वाला मेरे प्यारे साथियों कितना खर्च हुआ है? 1486 करोड़ रुपया से अधिक इसमें खर्च हुआ है। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, आर्च ब्रिज जो है ना जम्मू कश्मीर में बना है, वो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी? तो देखिए, इसमें आपको याद रखना है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिट मुस्लिम लीग यानी AIMIM, जो कि मेरे प्यारे साथियों इसको भी 5 सीटें मिली हैं, और एक जो है उनका पार्टी था, किनका? तो मेरे प्यारे साथियों जीतन राम मांझी, जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। ठीक है, तो इनको भी 5 सीटें मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जॉर्डन के अम्मान में किया गया है। कहाँ किया गया है? जॉर्डन के अम्मान में किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, जॉर्डन के अमान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2025 भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसमें टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से याद रखिएगा कि 1 स्वर्ण पदक है, 3 रजत है और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और पदक तालिका में मेरे प्यारे साथियों 8 स्थान प्राप्त हुआ है। मनीषा भानवाला ने महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में एकमात्र जो है स्वर्ण पदक जीती है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय क्या रहा? तो देखिए, सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित हुआ था 7वें फ्यूचर फूड फोरम का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य विषय पूछा है तो तकनीकी संधारणीय प्रथाओं और सीमा पार साझेदारी के माध्यम से लचीली खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना, इसका मेरे प्यारे साथियों मुख्य विषय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन के गति के नियम का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, न्यूटन के गति के नियम के बहुत सारे उदाहरण हैं। अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब क्या ऑप्शंस था, इसको ध्यान में रखिएगा तो पता चलेगा। न्यूटन के गति वैसे क्या होता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह बताता है कि हर क्रिया के बराबर क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। तो यही पूछा था इसका उदाहरण। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे उदाहरण में चलना और जमीन के पीछे धक्का लगाना, तो एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो गया। जब पैर से चलते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। फिर रॉकेट वाला याद रखिएगा, रॉकेट वाला भी याद रखिएगा कि जब चलती हुई रॉकेट जलती है तो मतलब इसको तैरना। ठीक है, तैरना भी एक आपका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ रूल का नियम के हिसाब से चलता है। बंदूक चलाइएगा तो भी मेरे प्यारे साथियों आपके न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाव से कूदना भी आपके न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के उदाहरण है।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों पक्षी का उड़ना भी आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद गेंद का उछलना भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो वो भी आपके हो जाएंगे। मेज पर किताब रखा हुआ है वो भी हो जाएगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर जब मेरे प्यारे साथियों उड़ रहा है, प्रोपेलर को घुमा रहा है, वो भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि जितने के जितने मेरे प्यारे साथियों बताए ये 100% आपके न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये सभी लोगों को पता है कि परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? तो कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोजन और कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जब सोडियम क्लोराइड या विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया है। क्या है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज यानी 13 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स के मेरे प्यारे साथियों इतना क्वेश्चन मिले हमें, जो कि 100% मेरे प्यारे साथियों ऑथेंटिक और ओरिजिनल क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% मेरे प्यारे साथियों हेल्पफुल साबित होगा। एक बात मैं आप लोगों से लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।